A very good evening to all my friends from the media. I welcome you all to Election Commission of India's press conference on Special Intensive Revision. I welcome Honorable Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar Sir, Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu Sir, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi Sir, Senior Deputy Election Commissioners Shri Manish Garg Ji, Shri Pawan Kumar Ji, Deputy Election Commissioners Shri Bhanu Prakash Ji, Shri Sanjay Kumar, DGIT, Mrs. Seema, Ms. Shubhra Saxena, Director ECI, Shri Vijay Pandey Ji, DDG Law. I am Ashish Goel, DG Media. As always, the format of our PC would be, we'll start with the address by the Honorable Chief Election Commissioner, which will be followed by a presentation. That will be followed by a question-answer session. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu Ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया के हमारे साथी और आपके माध्यम से जुड़े हुए इस देश के सभी मतदाता, आप सबको नमस्कार। आज हम सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण के रोल आउट के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के इस पावन अवसर पर बिहार के सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के शुभ दिन पर मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है।
नेक्स्ट। किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है, और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है, और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में, मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स। कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना, या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए, और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। एसआईआर करते समय एक बहुत बड़ी संख्या में चुनावी कर्मी चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आपको पता होगा कि लगभग हर 1000 वोटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन औसत तौर पर हो जाता है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर कार्य करता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 300 या 400 के बीच में लगभग पोलिंग स्टेशंस होते हैं, और हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। वो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और एसडीएम के स्तर के होते हैं, और उनके अंडर में ये सारे बीएलओस कार्य करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि लगभग हर तहसील में एक या उससे अधिक होते हैं। ईआरओ एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल का अधिकारी होता है, जिसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची ड्राफ्ट तैयार करे, जनमानस से मिले हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को रिसीव करे और उनके ऊपर एक निर्णय ले, और उसके बाद एक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करे। ईआरओ के इस निर्णय के बाद, अर्थात फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद, अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को
उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता को अगर कोई भी अपील करनी हो तो वो उस जिले के जिला अधिकारी के पास कर सकता है, और अगर वह जिलाधिकारी के निर्णय से भी असंतुष्ट हो तो उस राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपनी सेकंड अपील दायर कर सकता है। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जब एसआईआर हुआ, उसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट्स के पास अपील आई 38 जिलों में, वह शून्य थी। अर्थात ईआरओ और इलेक्टर्स ने मिलकर और बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। एसआईआर के समय ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी, और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी, और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। बीएलओज बूथ लेवल ऑफिसर्स एसआईआर की प्रमुख कड़ी होते हैं। जब वो घर जाते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की उम्र उस घर में 18 साल के ऊपर की हो गई हो, तो हाथ की हाथ उसी समय वो उनका फॉर्म 6 भी भरवा लेंगे और डिक्लेरेशन भी ले लेंगे और उसकी मैचिंग और लिंकिंग भी पुराने एसआईआर से कर लेंगे। कई बार हमारे मतदाता अगर पढ़ने या लिखने में उनको दिक्कत है तो बूथ लेवल ऑफिसर उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद भी करेगा, और मदद करने के बाद इस तरह के सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स मैचिंग और लिंकिंग करने के बाद वो ईआरओ और एईआरओ को जमा करेगा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं, और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। 3 बार हर बीएलओ हर घर जाएगा। जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए, जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है। तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो, या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो, तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा, और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी है।
एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो मतगणना, वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी, बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है। नेक्स्ट, सारे फॉर्म्स मिलने के बाद ईआरओ और एईआरओ ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेंगे। ड्राफ्ट सूची में उन्हीं मतदाताओं का नाम होगा जिनके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस मिल गए हैं। जिन मतदाताओं की मैचिंग या लिंकिंग नहीं हो पा रही है, 2003 में कहां थे, 2003 में आपके माता पिता भी नहीं थे या कोई भी नहीं था, ऐसे लोगों को भले ही उनका इन्यूमरेशन फॉर्म मिल गया हो, लेकिन नोटिस जारी करेगा ईआरओ और एईआरओ, और नोटिस जारी करने के बाद फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा, इंक्लूड करने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए, बेस्ड ऑन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आगे बताऊंगा। ईआरओज और एईआरओ की यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में अंदर ना आ पाए। ईआरओ के फैसले के खिलाफ कानूनी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास एक अपील होती है, जो मैंने आपको बताया, और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी सेकंड अपील होती है। जो प्री इन्यूमरेशन फेज है, जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले एसआईआर से ईसीआई नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है, और ट्रेनिंग जो बीएलओज की है, ईआरओज की है और डीओज की है। हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल आईडीएम में कर चुके हैं, बट एक बीएलओ, ईआरओ और डीओ की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। सभी राजनीतिक दलों से 6 नेशनल पार्टीज जो कि हर राज्य में मौजूद हैं, और हर राज्य की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स, अगर उन्होंने नामित नहीं किए हैं किसी भी बूथ पर, तो जरूर कर लें। साथ ही साथ सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को और ईआरओज को यह निर्देश भी होंगे कि कल से शुरू होकर परसों तक वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को के साथ मीटिंग करेंगे और पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को उनके समक्ष डिटेल में बतलाएंगे। जहां तक बूथ लेवल एजेंट्स का सवाल है हर पॉलिटिकल पार्टी के, जैसा कि बिहार में था, हर बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 50 इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो साइंड हो इलेक्टर्स के, वो कलेक्ट भी कर सकता है, उसके ऊपर अपना सर्टिफिकेशन दे सकता है और बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी दे सकता है। इससे जो चुनावी कर्मी हैं और जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं। इन्यूमरेशन फेज में इन्यूमरेशन फॉर्म की प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैचिंग और लिंकिंग विद 2002, 3 या 4 इलेक्टोरल रोल्स और इन्यूमरेशन फॉर्म्स को वापस कलेक्ट करने का कार्य होगा। और साथ ही साथ, जैसा आप सबको पता है, मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, जिससे कि भीड़ न लगे। उसके हिसाब से रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी होगा। सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो वापस आने थे, उनके आने के बाद इलेक्टोरल रोल्स की ड्राफ्ट पब्लिश की जाएगी। ये सारी स्टेप्स वही हैं जो बिहार में हुई हैं। और उसी के साथ साथ, चूंकि इन्यूमरेशन फॉर्म लेते समय ये पता लग जाता है कि ये
व्यक्ति एब्सेंट हैं या शिफ्टेड हैं या डेथ हैं या उनके डुप्लीकेट वोट्स बने हुए हैं, उन सब की लिस्टें बिहार में भी वो सभी BLA से भी शेयर की गई थी। पंचायत या पब्लिक ऑफिसेज के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएंगी और CEO के वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति एपिक नंबर लगा के देख सकता है कि उसका, जैसे पिताजी का नाम अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो वहीं पर है कि नहीं। ड्राफ्ट सूची पब्लिश होने के बाद जिन लोगों की मैचिंग या लिंकिंग 2003 या 2 या 4 से नहीं हो पाई है, उनको ERO नोटिस जारी करेंगे। नोटिस के बाद हियरिंग होगी और हियरिंग में जो भी इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेकिंग किया जाएगा और ERO ये भी उनसे पूछेगा कि 2003 में आप कहां थे या आपके माताजी पिताजी कहां थे, जिससे अगर लिंकिंग नहीं भी हो पाई है तो वो भी कर पाए। साथ ही साथ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड भी शुरू हो जाता है। तो किसी व्यक्ति का, योग्य व्यक्ति का अगर नाम छूट गया है तो अपना क्लेम तारीख वो जमा कर सकता है इंक्लूजन के लिए, फॉर्म 6 भर सकता है डिक्लेरेशन के साथ, या ऑब्जेक्शंस भी दे सकता है फॉर्म 7 में, या कई बार उसके नाम में अगर गलती हो या किसी और एंट्री में अगर गलती हो तो फॉर्मेट भी दे सकता है। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव का पीरियड होता है जो कि किया जाएगा, बिहार में भी किया गया था, और उसके ऊपर EROs अपना निर्णय लेंगे। ये कार्य पूर्ण होने के बाद फाइनल रूल्स पब्लिश होंगे और उसके बाद 15 दिन का समय जिला मजिस्ट्रेट के पास फर्स्ट अपील देने का और उसके बाद CEO के पास सेकंड अपील देने का, सभी के पास ये कानूनी मार्ग उपलब्ध होगा। जैसा कि बिहार में चुनाव आयोग ने बहुत सफलतापूर्वक दर्शाया कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या दिव्यांग हैं या कई बार हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो इनको अगर किसी भी मैचिंग करनी है 2003 से या लिंकिंग करनी है, उन्हें कंप्यूटर नहीं आता, उनके पास मोबाइल नहीं है या उनको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वॉलंटियर्स जो है वो या तो सरकारी कर्मचारी होते हैं या NCC या NSS के वॉलंटियर्स होते हैं। तो स्वयं उस व्यक्ति के लिए वो चले जाते हैं और वो कागज बनवा लेते हैं, जिससे कि हमारे मतदाताओं को कोई भी असुविधा नहीं हो। और इसकी वजह से आपने देखा होगा बिहार में जब 7.5 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब काम किया तो कोई भी परेशानी नहीं हुई। इस फेज में SIR के समय 1200 तक हम पोलिंग स्टेशंस को भी रैशनलाइज कर लेंगे और कुछ नए पोलिंग स्टेशंस भी खोले जाएंगे जो कि बदलाव के साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग्स में भी होंगे या गेटेड कॉलोनीज में या कई बार जो स्लम क्लस्टर्स छूट गए हैं वहां पर भी। इस विषय पर जो ड्राफ्ट पब्लिश होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी से DOs चर्चा भी करते हैं और उसके बाद ये 1200 हर पोलिंग स्टेशन की अलग अलग मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। ये ध्यान रखना होगा कि एक बूथ पर एक फैमिली के या एक घर पर रहने वाले सभी लोगों का नाम एक ही जगह आ जाए, उससे मतदाताओं को बहुत सुविधा होती है और बिहार में इसमें काफी लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया। जो बिहार का SIR हम लोगों ने कराया उससे चुनाव आयोग को ये भी समझ में आया कि इन्यूमरेशन फॉर्म में एक छोटा सा परिवर्तन करना आवश्यक है। अर्थात जहां रेड बॉक्स आप देख रहे हैं वहां डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SIR है। अर्थात 2003 में अगर आप स्वयं थे तो उसके डिटेल्स भर दें या 2003 में आपके पिताजी या चाचा या कोई भी उस जनरेशन के थे उनका भर दें, जिससे कि मिलान सरल हो जाए। जो इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा उसमें काफी चीजें प्री प्रिंटेड होंगी। मतदाता का नाम, उसका एपिक नंबर, उसका पता, सीरियल नंबर, पार्ट, कौन सी असेंबली है और उसका पुराना फोटो। एक QR कोड भी दिया जाएगा जिससे कि उस QR कोड को स्कैन करके आप स्वयं देख सकते हैं। सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग का
यह आग्रह रहेगा कि जहां पेस्ट करेंट फोटो लिखा हुआ है वहां पर अपनी नई और रंगीन फोटो, कलर्ड फोटो वहां पर अगर लगाएंगे तो जब भी आपका नया एपिक कार्ड बनेगा तो उसमें वो फोटो लगाई जाएगी तो अच्छा लगेगा। शिनाख्त में भी आसानी होती है, बिकॉज कई बार वोटर कार्ड्स में लोगों के बहुत पुराने पुराने फोटो लगे हुए हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म का ये हिस्सा है जो प्री प्रिंटेड के बाद नीचे आता है, उसमें ये डिटेल्स इलेक्टर्स को भरने होंगे। आधार नंबर बिहार में भी ऑप्शनल तरीके से चुनाव आयोग ने लिया था और इस बार भी आधार नंबर लिया जाएगा। फादर का नाम भी है, एपिक भी है, आपके स्पाउस, मदर, फादर का नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है। जी, जो प्रीवियस एसआईआर के जो 2 खाने मैंने आपको बताए थे, उसमें स्वयं का अगर नाम है तो पहला जो बाईं तरफ वाला बॉक्स है जिसमें इलेक्टर का नाम, एपिक अगर उसका है उस समय तो, बिकॉज 2003 में कई लोगों के पास एपिक नंबर नहीं था। रिलेटिव का नाम, कई बार फादर का नाम होता है और रिलेशनशिप, तो वहां पर फादर होगा। किस जिले में है, जैसे ही आप जिला लिख देंगे या स्टेट या एसी लिख देंगे तो जो सारी जो मतदाता सूची पूरे देश की अवेलेबल है 2003 में, उससे सेलेक्ट करना और उससे मैचिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका नाम नहीं है 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची में, तो आप अपने फादर, मदर या जो भी उस श्रेणी के जो रिलेटिव्स हैं उनके डिटेल भर सकते हैं, तो उससे भी ये मैचिंग सरल हो जाती है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के पीरियड में फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की आवश्यकता पड़ती है और फॉर्म 6 तो खैर चूंकि इन्यूमरेशन फेज में ही इस बार हम कलेक्ट कर ले रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने उसको बाद में किया था, लेकिन इस बार हम शुरू से ही कर ले रहे हैं। जो लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों का 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है, उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों का मिलान नहीं हो पाया वो संख्या काफी कम रह जाती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जो बिहार में थे 11 वो, और आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण चूंकि नहीं है तो वो आइडेंटिटी पर्पस के लिए लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। शेड्यूल, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। धन्यवाद।
now we'll start with the question and answer session. As per our previous format, we will be taking questions in groups of 5. And please be rest assured that maximum number of questions will be taken. Why? Sir, I will ensure that your question is taken. Please be seated. Sir, your question will be taken. That's all. चलिए कोई बात नहीं. Please don't disrupt the conference. Your question will be entertained and taken. In the interest. No, then I will not be able to entertain lot of questions. I have so many people. I don't have one person. Your question will be entertained. Yes. दीजिए इधर. Excuse me. ऊपर दीजिए, वो ब्लू शर्ट में दीजिए. सर नमस्कार, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से. हमारा सवाल ये है आपसे कि आपने जो 12 राज्यों के नाम दिए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के, आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्योंकि अगले साल मध्य में वहाँ चुनाव होने, उसमें असम भी है. असम में आपने SIR कराने का फैसला नहीं किया है दूसरे चरण में, तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, और यहाँ कब कराएंगे? Sir, I'm Shriparna from the Hindu newspaper. In Bihar, the Election Commission has said that new EPIC cards would be given to all voters. What is the progress on that? And will the same be done for all these 12 states and rest of the states undergoing SIR as well? जी सर, मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम्स से. सर, एक सवाल ये है कि अगर मेरा वोट दिल्ली में है और मेरे माता पिता का वोट 2003 या 4 में यूपी या किसी अदर स्टेट में रहा, तो मैं उसका मिलान कैसे करूंगा? मतलब मेरे को तो ये प्रॉब्लम होगी कि मैं वहाँ से कैसे लूँ या कैसा करना होगा. सेकंड इज, इसमें भी सर आधार की आपने बात की कि आधार दे सकते हो, लेकिन जब आधार के साथ हमें डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट देना है तो फिर आधार का मतलब क्या है सर? थैंक यू. सर, मेरा सवाल ये है कि जो सेकंड पेज में वेस्ट बंगाल में जो आपका माइक प्लीज. होना है, थोड़ा इसको पास कीजिए. माइक. सर सेकंड पेज में जो SIR होना है विशेष करके वेस्ट बंगाल में, तो उसमें मुख्यमंत्री ने दूसरा माइक. हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि जो वेस्ट बंगाल में विशेषकर जो SIR होगा, तो उसकी मुखालत काफ़ी समय से CM खुद कर रही है. उसको लेकर जो गतिरोध है आपके और उनके बीच में, तो इसको लेकर क्या कोई विशेष बैठक होगी आपके बीच में? Sir, this is Damini from the Indian Express. Yes, sir. Sir, 2 questions. One is, what were the lessons that were learned from the Bihar SIR process? And secondly, sir, in the case of the June 24th order for Bihar, there was instruction to EROs to refer cases of suspected foreign nationals to the competent authority. How many such cases have been referred in Bihar, and will these instructions apply to the rest of the states and UTs as well? आसाम का एक विषय पूछा गया. जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है. और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है. ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का SIR का ऑर्डर था, वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता, और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे. जहां तक नई एपिक की बात थी, तो जिन लोगों की एंट्रीज में बदलाव हुआ, जिनके एड्रेस में बदलाव हुआ या जिनके पोलिंग स्टेशन में बदलाव हुआ, उन सभी को नए एपिक बिहार में मिले हैं. और इसी तरह से पूरे देश में भी जहां जहां एंट्रीज में परिवर्तन होगा, वहां पर नए एपिक्स मिलेंगे. जो मैचिंग और लिंकिंग का प्रश्न पूछा गया, voters.eci.gov.in पे अगर आप जाएंगे तो आप 2002,
2003 और 2004 की मतदाता सूची को स्वयं देख सकते हैं, बीएलओ भी स्वयं देख सकता है। सूची देखने के लिए आपको उसमें सबसे पहले राज्य बताना होगा, फिर आपको जिला बताना होगा, और उसके बाद जिले में वो सर्च की जा सकती है कि मेरा नाम कहाँ है। इसीलिए अगर आप दिल्ली में हैं और आपके अगर माता पिता यूपी के रहने वाले थे, मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले थे, तो आपको उधर जाना है यूपी पर, फिर लखनऊ बटन दबाना है, फिर माता पिताजी को वहाँ सर्च कर लेना है और आपको लिंक का वो बटन दबा देना है। इतनी सरल प्रक्रिया उसको हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने बनाई है। जहाँ तक आधार की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा, और आधार एक्ट के सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। जहां तक जन्म तिथि की बात है, उसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जहां पर कि ये कहा गया कि आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, और इसका ध्यान रखते हुए आधार अथॉरिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया। और आज भी अगर आप कंप्यूटर से अपना नया आधार डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है आधार कार्ड पर ही कि आधार कार्ड न तो जन्म तिथि का प्रमाण है, न डोमिसाइल का, और न कि नागरिकता का। आधार कार्ड आइडेंटिटी का प्रमाण है और ई साइनिंग के लिए भी उसका उपयोग हो जाता है। तो आधार कार्ड के बहुत सारे अन्य उपयोग भी हैं। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है, और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। जो बिहार में एसआईआर हम लोगों ने किया और उसमें जो हम लोगों को लगा कि हम मतदाताओं को और सुविधाएं क्या दे सकते हैं, वो मैंने आपको अपनी पीपीटी में बता ही दिया है। और जून 24 का जो ऑर्डर है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी जारी होंगे इन 12 राज्यों के लिए। नेक्स्ट राउंड प्लीज। सवाल पूछना था आपसे, ये जो आपने लिंकअप किया है एसआईआर में 2002 से 4 के इलेक्टोरल रोल से किया है, क्या वो डेट बहुत पहले, प्लीज वो डेट जो है 23 साल पहले का हो जाता है, तो वो डेट क्या, ऐसा नहीं कर सकते हम कि 1 या 2 इलेक्शंस पहले करें जिससे कि सभी को आसानी हो? सर इधर प्रशांत सर, मैं न्यूज़ 24 से। मेरा सवाल सर 2 छोटे छोटे सवाल हैं, पश्चिम बंगाल को ही लेकर के है कि पश्चिम बंगाल से कई बार ये बात आई है कि वो होने नहीं देंगे एसआईआर। ऐसी सिचुएशन में इस चुनाव आयोग क्या करेगा? और दूसरा कि जिस तरीके से वहाँ पे वोटों का मिलान आप करने की सोच रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसी बातें हैं कि वहाँ पे बाहर से आए लोग आ गए हैं और डॉक्यूमेंट्स उनके लगातार रेडी हो रहे हैं। अगर उनके दस्तावेज मान लीजिए गलत तरीके से बन गए, उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? संजय शर्मा, आज तक से। सर, हर्षा फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। ज्ञानेश सर दिस साइड। आपने कहा सर कि कोई गतिरोध नहीं है पश्चिम बंगाल में। सर, बिहार के एसआईआर के वक्त जो श्रंक हुआ था इलेक्टोरल रोल, वो लगभग 6% था सर। लेकिन बिहार के मुकाबले अगर पश्चिम बंगाल देखा जाए तो पूर्व में भी बहुत ही वोलाटाइल स्टेट रहा है। अभी जब से अनाउंसमेंट हुई है पैन इंडिया एसआईआर की, पश्चिम बंगाल खासकर टीएमसी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि देयर विल बी ब्लड बाथ इन वेस्ट बंगाल इफ वोटर्स आर डिलीटेड। तो ऐसे में what will election commission do to counter and restore faith, because West Bengal is different as compared to other states? संजय जी। संजय शर्मा, आज तक से। सर, बहुत सारे लोगों का, उन लोगों ने क्वेरी भेजी है कि जिन लोगों के नाम डिलीशन होंगे या हुए हैं, क्या उन सारे लोगों को जिनके कई वोटर लिस्ट में कई जगह नाम हैं या जो लोग स्थायी रूप से पलायन कर गए, क्या आयोग उनको भी नोटिस देकर उनकी रजामंदी लेता है क्या? सर,
अश्विनी। सर दिस साइड अश्विन कुमार सिंह फ्रॉम एनडीटीवी। सर सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया था कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग किया गया था बिहार में, जो नाम 2 जगह रजिस्टर्ड थे, और क्या वो एप्लीकेशन अब अभी जो एसआईआर का सेकंड फेज शुरू हो रहा है उसमें भी उपयोग किया जाएगा? सर मेरा सवाल है, मैं पीयूष पांडे हूँ, TV9 भारतवर्ष से। सर आपने 4 कारण इसमें बताए हैं कि फ्रिक्वेंट माइग्रेशन है, उसमें जो चौथा कारण है रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरेनर, तो क्या इसकी भी कोई सूची तैयार की जाएगी चुनाव आयोग द्वारा कि कितने ऐसे लोग पाए गए जिनका रॉन्गफुल इंक्लूजन था? जो एसआईआर की जो आपने डेट की बात की, भारतीय नागरिकता कानून के अंतर्गत अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर पैदा हुए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है। तो जो व्यक्ति 87 या उसके पहले का बॉर्न है, अगर उसमें 18 साल जोड़ देते हैं तो सन आता है 2003, 4 या 5। इसीलिए जिन लोगों का नाम 2003, 2 या 4 की मतदाता सूची में है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कि वो नागरिक है, उसकी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जो पिछला एसआईआर हुआ था वो वाली तारीखें ली जाती हैं। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात एक बार दोबारा उठी है, तो मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी, वो राज्य सरकार मुहैया करा के डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था की जो आपने बात की, वो राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और मुझे इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि हर राज्य सरकारें चुनाव आयोग की तरह ही अपनी पूरी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और करती रही। जहां तक डी डुप्लीकेशन की बात की, जब एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म एक व्यक्ति ने साइन कर दिया और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया, डुप्लीकेशन तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो। आपके माध्यम से मैं देश के सभी मतदाताओं को यह बतलाना भी चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका किसी पुराने जगह वोट अगर बना रह गया हो तो आपके पास घूमते फिरते वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती और चूंकि हर व्यक्ति सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहा है तो उस समस्या का निदान हो जाता है। वैसे भी कानूनी तौर से अगर एक से ज्यादा जगह अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। इसीलिए चूंकि पहले के विगत वर्षों में चूंकि माइग्रेशन इतना ज्यादा हुआ तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया हो लोगों ने, लेकिन अब एसआईआर के बाद मेरा निवेदन रहेगा सभी मतदाताओं से कि वो ऐसा करेंगे और बिहार में सभी ने इसका स्वागत भी किया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स, कई बार अगर किसी व्यक्ति ने जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहाँ थे।
अगर उससे मिलान हो जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहाँ थे। ये करना बहुत आवश्यक है। I think I have... Sir, Banna from Matham, Delhi, from here, sir. Please, Sir. Sir, udhar dijiye. We will take all the questions. Just Relax. no. Sir, we've already answered your question. Please. No, sir, I didn't ask the question. सीसी सर Sir, यार आप सर मेरा नाम sir, all political parties from Kerala had demanded to postpone the SIR in Kerala. I am from here, sir. I am Banna from Madhyamam, Delhi. All political parties demanded postponement of SIR in Kerala, and Kerala Chief Electoral Officer, he also demanded the postponement. I think he recommended. Even, but you decided to conduct the SIR in this first phase. सर गौरव श्रीवास्तव टाइम्स नाउ भारत से। सर सवाल यह है कि चूंकि 12 राज्य हैं और 12 राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, क्या स्थानीय तौर पर जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कुछ अलग सूची भी रखी गई है राज्यवार क्या, जिससे मतदाताओं को सहूलियत हो, जिनको नए तौर पर जुड़ना हो, जिनका नाम पुरानी मतदाता सूची में ना हो, तो क्या उनके लिए अलग तमिलनाडु के हिसाब से या बाकी राज्यों पुडुचेरी के हिसाब से जो अलग अलग सरकारी आई कार्ड जो हैं वो इशू किए जाते हैं, उनके आधार पर भी क्या वो अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं? सर मैं INS से अखिलेश हूँ। पहली बार जब आपने सर इधर जी सर मैं INS से अखिलेश हूँ। पहली बार जब आपने बिहार में शुरू किया तो काफ़ी राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा चुनाव आयोग को। राजनीतिक दल सड़कों पे आए, तमाम आरोप लगाया। आप कह रहे हैं कि अपील 0 थी। इसका मतलब कि क्या राजनीतिक दलों ने गुमराह किया था? और आगे चूंकि आप 12 राज्यों में करा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए क्या आयोग कोई गाइडलाइन जारी करेगा? Yes, Sir Vincent from the Telegraph newspaper here, sir. Few questions. One, during the enumeration phase, would electors be allowed to submit their documents if they have them? Two, children whose parents aren't known, orphans and so on, what are the provisions for them to fill up that column where they have asked for the parents thing? And three, finally, in Kerala, there are local body polls which are expected to happen soon. So will you all have staff to do the SIR work? Will there be both level officers who will be available for doing the SIR work? If you could answer. Give it, Vrinda. तो आपने Please. एक सवाल ये आया था कि जो इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो 11 हैं, जिसमें आधार आइडेंटिटी के लिए 12वें तौर से जोड़ा गया है, ये इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी सीईओ से चर्चा करके बनाई गई हैं। बट फिर भी जब हियरिंग हो और उस समय ये सिद्ध करना हो किसी को अपनी जांच में कि मैं नागरिक हूं, तो वो कोई और अगर डॉक्यूमेंट देगा तो उसके ऊपर ERO विचार जरूर करेंगे, लेकिन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय एंड लार्ज यही रहेगी। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों से इन सभी 12 राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने और IT डिपार्टमेंट ECI नेट के साथ मिलकर जो बैकएंड पर इतनी सारी मैचिंग कर ली है कि अब ये जो SIR जो इन 12 राज्यों में होगा तो काफी सुगम तरीके से होगा। जहां तक केरल की बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, संविधान के अंतर्गत निर्मित सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायित्व का निर्वहन करना होता है। चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और मैं मानता हूं कि संविधान सभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए सर्वोपरि होता है। जहां तक बिहार में राजनीतिक दलों की तरफ से कुछ शब्द कहे गए,
उन्होंने एसआईआर का विरोध राजनीतिक दलों ने किया होगा, ऐसा चुनाव आयोग नहीं मानता, क्योंकि जमीनी स्तर पर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स ने सक्रिय तौर से बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ और मतदाताओं के साथ मिलकर काम किया। अकेले बूथ लेवल एजेंट्स नहीं, हर जिले में राजनीतिक दलों के जो जिला प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने भी सक्रिय तौर से अपना योगदान दिया। इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी सीईओ के साथ मिलकर सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत भी किया। हम लोग जब बिहार गए थे तो सभी राजनीतिक दल हमसे मिले भी थे और सबने ये बात हम लोगों से कही। अब जहां तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात है, उनके ऊपर चुनाव आयोग टिप्पणी नहीं करता है। इन्यूमरेशन फेज में कोई भी डॉक्यूमेंट देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिलान और मैचिंग होगी। जहां तक एक विषय में भूल गया, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की बात केरला में की गई थी, चूंकि वहां भी लोकल बॉडी इलेक्शंस नोटिफाई भी नहीं हुए हैं और इसीलिए एसआईआर वहां पर अनाउंस कर दिया गया है। और जहां तक स्टाफ की बात है, तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची या मतदान कराने के लिए जितने भी स्टाफ की जरूरत होती है, वो राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 326 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत देने के लिए बाध्य होती हैं और संविधान का सम्मान सभी संवैधानिक संस्थाएं करती भी हैं। जहां तक उन बच्चों की बात है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उन बच्चों के पास ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही, तो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स होंगे। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, तो कहीं तो उनके माँ बाप होंगे और जहां उनके माँ बाप होंगे उनसे उनकी मैचिंग और फिक्सिंग, जो मैचिंग और जो लिंकिंग की जाएगी जो मतदाता सूची से, वो बीएलओ भी कर लेगा और उसमें काफी कुछ काम पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट। Anubhuti from the Economic Times here. So as you just mentioned, there will be no document required during the enumeration phase. Now this is a very, very big shift from Bihar, where this was also a worry point because everybody had to go looking for documents. Also your enumeration form has changed this time. You've got a column for previous SIR linkages. So first, if you could explain the reasoning behind these shifts in the SIR process or the form. And two, you just mentioned that a lot of linking has already been done in these 12 states before embarking on phase 2, and this will make the SIR process easier. Would it mean that the Election Commission was not adequately prepared when it launched the SIR in Bihar? Sir, I'm Ruben from Malayalam Manorama newspaper. So here. So my question is also regarding the local body elections in Kerala. There is a confusion actually. The local body election is due. As per your schedule, SIR will go along with the local body election at the time of the process will be at the time of local body election as it is due in November or December. So how has will the you... notification been issued? How will you... Has the notification been issued? Okay. How will you manage the conflict regarding the local body elections? There is no conflict. So has there been any demand, Arunima from CNN News 18 here, sir? Has there been any demand to provide security to the booth level workers in West Bengal? Has central security, has any such demand come to you? Is it possible to grant such a security? So Vrinda from Hindustan Times, my question is that you said that deduplication wouldn't be required because even with people holding 2 voter ID cards, they'll have to fill just one enumeration form and they should be filling one enumeration form. I didn't get your question. So you said that deduplication wouldn't be required because of SIR process pan-India. So with regards to that, do you think that the problem where an individual holds 2 voter ID cards or EPIC cards, will that get resolved because of SIR? And secondly, adding to Anubhuti's question, you mentioned 2 big changes from Bihar SIR
and now Pan India. So are there any more changes, and can you give more information on that? Yes. Sir, I'm here. Please. मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। एक चीज़ देख रहे हैं सर हम लोग कि जो कैंडिडेट्स हैं, आप जैसे ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी एलिजिबल वोटर हो उसको उसका वोटिंग राइट मिले, उसी तरीके से जो भी एलिजिबल कंटेस्टेंट्स हैं चुनाव में, हम ये देखते हैं कि स्क्रूटनी के बाद जिन लोगों का नॉमिनेशन किसी रीजन से रिजेक्ट होता है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर ये पत्र वार्ता नहीं है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर जो भी निर्णय लेना, सर आप मेरा सवाल सुन लें, अगर आपको लगता है कि इसका मैंने जवाब जवाब नहीं दे देना तो ना दिया। दें। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर पब्लिक कॉन्फ्रेंस नहीं होती। चल मर्जी आपकी सर। यस पूनम जी। सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि अभी जो 12 राज्यों में SIR होगा, क्या 12 दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाएगा? और दूसरा प्रश्न, एक राज्य जिसमें SIR की घोषणा हुई है, बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, तो क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा? जी, जो BLOs की सिक्योरिटी से संबंधित एक विषय उठाया गया, चुनाव आयोग को पूर्ण विश्वास है कि कानून व्यवस्था ठीक रूप से इन 12 राज्यों में चलेगी और इस तरह की आवश्यकता न पड़े, ऐसी हम कामना करते हैं। डीडुप्लीकेशन की जहां तक बात थी, शायद इस विषय को और गहराई से समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति का एक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट होता है और वो व्यक्ति अगर उस इन्यूमरेशन फॉर्म पर दस्तखत करता है, उसको BLO वेरीफाई करता है, तो उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाता है। अगर उस व्यक्ति के एक से ज्यादा जगह नाम है तो उतने इन्यूमरेशन फॉर्म अलग अलग जगह प्रिंट होंगे, जितके भी नाम है सबके प्रिंट होंगे। तो जब तक वो व्यक्ति मानसिक तौर से कानूनी अपराध करने के लिए तैयार है, तभी 2 इन्यूमरेशन फॉर्म पर वो दस्तखत करेगा, अन्यथा एक पर ही करेगा। बाकी ये टेक्निकल और श्रोडिंगर इक्वेशन और मैथमेटिकल डीडुप्लीकेशन जो चीजें होती हैं, वो तब की जाती हैं जब फील्ड टू पर हाउस टू हाउस सर्वे नहीं किया जा रहा हो। ये फिजिकल फील्ड टू फील्ड, पर्सन टू पर्सन एक सर्वे है जो कि अगर आंकड़ों में आप देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा सर्वे है। जहां तक ये 11 दस्तावेजों की बात, ये सारे 11 दस्तावेज सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से डिस्कस करके ही बनाए गए हैं। और अगर हियरिंग के समय कोई ऐसा दस्तावेज अगर कोई व्यक्ति देता है जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है कि वो भारत का नागरिक है, तो स्वाभाविक तौर से उस दस्तावेज को ERO नजरअंदाज नहीं करेंगे। प्रशासनिक फेरबदल SIR अनाउंस करने से पहले हर राज्य सरकार का अधिकार है और वो प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है। अगर SIR के अनाउंसमेंट के बाद भी अगर उन्हें कोई प्रशासनिक फेरबदल करना होता है तो चुनाव आयोग की उन्हें परमिशन लेनी होती है। जब हमने बिहार का SIR कराया था, जब चुनाव आयोग ने उस पर 24 जून को अपने आदेश जारी किए और उसके बाद इन्यूमरेशन फेज रही और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की फेज रही, तो उसके क्रियान्वयन में ये पाया गया कि शुरुआती दौर में दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो मतदाता होते हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं या वहीं के रहने वाले होते हैं, तो उनको दस्तावेज देने की आवश्यकता ही नहीं है। सच बात तो ये है, बिहार का अगर एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही कम लोगों को और दस्तावेज देने की जरूरत पड़ी और इसीलिए उस सीख को ध्यान में रखते हुए जब इन 12 राज्यों में जब हम लोग SIR करा रहे हैं तो इस बात का निर्णय लिया गया कि कागज तभी मांगे जाएं जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं
जब उसका व्यक्ति का 2003-2004 से मिलान नहीं हो पा रहा है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के समय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इन विषयों पर इसलिए जवाब नहीं देता है जिससे कि उसका राजनीतिक अर्थ इधर से उधर निकालने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को या तो फायदा या नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका कोई और रीजन ना निकालना चाहिए। इसी तरीके से जो लोकल बॉडीज प्लीज डोंट क्रॉस क्वेश्चन। जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की बात है उसको एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस अभी तक केरल में नोटिफाई नहीं हुए हैं और इसीलिए चूंकि एसआईआर अब आ चुका है तो एसआईआर के लिए जितने भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता है संवैधानिक तौर पर वो अभी भी फील्ड पर हैं और मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ के सीईओ ने भी काफ़ी कुछ बैक एंड पर टेक्नोलॉजी से मैचिंग और लिंक का मिलान कर लिया है। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। प्लीज जॉइन अस फॉर टी इन द एट्रियम।